बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इस पर बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ गए और कल जब पहली प्रोसीडिंग थी कोर्ट के अंदर, जो पहला हमने देखा कि बरह रास्त नशर की गई पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया इसको, कुछ हल्की फुल्की तनकीद का सामना भी किया। ज़ाहिर है जब भी कोई एक नया इनिशिएटिव लिया जाता है तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है और कुछ लोग आदतन ही खामियां निकालने की हर चीज़ में कोशिश करते हैं। बहरहाल दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जिस तरह से दिखाया गया, लेकिन थोड़ा सा एतराज़ शायद सीनियर वकला की जानिब से ये किया गया कि सवाल जवाब जो थे वो जजेस की जानिब से काफ़ी सवालात हो रहे थे और ज़ाहिर है एक वकील के लिए बड़ा मुश्किल था 15 जस्टिस को फेस करना, उनके सवालात के जवाब एक बंदे ने देना। और बड़ा अच्छा था, यानी जितने सीनियर वकीलों की बात भी की जाए, एतजाज़ एहसन साहब और बाकियों की भी राय, तो उनकी भी राय यही थी कि शायद जजेस को कम सवालात करने चाहिए थे और बिकॉज जज का काम इतने सवाल करना नहीं होता जितनी क्वेश्चनिंग वहाँ पे हो रही थी। लेकिन इट इज़ अ पॉजिटिव इनिशिएटिव। जिस तरह से हमने देखा कि शायद पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा चीफ जस्टिस इन करंट, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 2-3 डेकेड्स, एक ऐसा चीफ जस्टिस आया है जो अपनी पावर्स जो उसको दी गई हैं वो नहीं लेना चाह रहा। वो चाह रहा है कि वो पावर्स, वो इख्तियारात ना दिए जाएं, अपने इख्तियारात को कम करने की बात की जा रही है, अपनी पावर्स को कम करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि मुझे ये जो आप पावर्स दे रहे हैं ये ना दी जाएं तो मैं ज़्यादा खुश हूँ और अगर आप मुझे देंगे भी तो मैं नहीं लेना चाहूँगा। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर तो जिसके पास इक़्तिदार, ताकत और पावर जब भी आती है हर बंदा बड़ा खुश होता है इस बात पे और उससे वापस देते हुए तकलीफ हो रही होती है और हर तरह कोशिश की जाती है किसी तरह एक्सटेंशन मिल जाए, किसी तरह भी उसके अंदर मजीद टाइम मिल जाए, एक दिन भी और मिले। जिस तरह हमने देखा शहबाज शरीफ साहब अभी हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कोशिश की कि मैं आखिरी मिनट तक वज़ीर आज़म रह के इस मुल्क के अंदर अवाम को दिखा सकूँ कि मैंने अवाम के लिए 16 माह में क्या किया। अवाम ने देखा कि 10 अरब रुपए के इश्तहारात मीडिया वालों को दिए शहबाज शरीफ साहब ने इस गरीब मुल्क के अंदर, जहाँ पे लोग बिजली, पानी, गैस के लिए तरस रहे हैं, रोटी खुराक के लिए तड़प रहे हैं। वहाँ पे 10 अरब रुपए के इश्तहारात सिर्फ मीडिया हाउसेस को दिए गए, अपने पसंदीदा चैनल्स को दिए गए। और ऐसा टाइम भी हमने देखा कि प्राइम टाइम के अंदर 1-1 घंटा इश्तहारात चल रहे हों मेन चैनल्स के ऊपर जिनके हाईएस्ट रेट्स हैं और हुकूमत उन पर भरपूर नोटों की बारिश कर रही हो। तो ये बड़ा तकलीफ दे मनाजिर रहे इस 16 माह के पूरे दौर के अंदर। और अब कहा जा रहा है कि उसी बयानिए के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब जो अदालतों से मफरूर हैं और इश्तिहारी हैं वो वापस आ रहे हैं एक नए बयानिए के साथ। बड़ी तैयारियां कर रही है मुस्लिम लीग नून, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब का। क्या अवाम इस्तकबाल करेंगे मियां नवाज शरीफ का? वो लोग जिनको मियां नवाज शरीफ साहब अपने अक्सर जलसों में कहते रहे कि आपको खाना मिलेगा, आपको रोटी मिलेगी, मियां राना साहब इनको पायशाई खिलाएं, इनको बिरयानी खिलाएं, यानी भूख के मारे हुए लोगों के अलावा क्या जेन्युइनली लोग फॉलो कर पाएंगे इनको? क्योंकि इनका तो काम है अपने जलसों में लोगों को इकट्ठा करना, खुराक के नाम पे, खाने के नाम पे, पैसों के लालच में और ना जाने क्या क्या। अब क्या होने वाला है इस मुल्क के अंदर? आज बिलावल साहब की बात की जाए तो बिलावल साहब ने काफ़ी बातें की, शिकवे किए और कहा कि इस मुल्क के अंदर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला है। काफ़ी दिनों से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी। लेवल प्लेइंग फील्ड स्टार्टेड फ्रॉम द PMLN, जब PMLN ने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई और उन्होंने कहा कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो होगी जहाँ पे सारा कुछ हमारे मुताबिक होगा, तमाम डिपार्टमेंट के हेड्स हमारे मुताबिक होंगे, पूरी हवाएं हमारे रुख में चलेंगी, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। सिमिलरली बिलावल साहब की बात की जाए तो आज उन्होंने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा मुस्लिम लीग नून से है और उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन में इंतखाबात की तारीख या आम इंतखाबात की तारीख का मामला है वो मैंने या इस्टेब्लिशमेंट ने उसका ऐलान नहीं करना, इख्तियारात हमारे पास नहीं हैं, वो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही हैं। इख्तियारात किसके पास मुल्क में होते हैं, किसके पास नहीं होते, शायद सब जानते हैं, लेकिन बिलावल साहब का ये सब कहना और उसके बाद काफ़ी बातें उन्होंने और भी की हैं। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही साहब के केस की भी कुछ डिस्कशन करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ कराऊँ, स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मियां सफ़र रहमान साहब। थैंक यू सो मच हो जाने का सर तशरीफ़ फरमा है। माहिर कानून हैं उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और हमें माहिर इक़्तिसादियात भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। बात का आगाज़ करता हूँ मियां सफ़र रहमान साहब से। सफ़र रहमान साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जिंदा नशरियात, यानी अगर बात की जाए बराह रास्त नशरियात जो है वो दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप था। और
क्योंकि बड़े अनप्रडिक्टेबल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं कि कोई बंदा बता नहीं सकता किस डायरेक्शन में जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी स्पाउस को साथ खड़ा किया हल्फ लेते हुए, और हल्फ में जो बातें की, जो हर चीफ जस्टिस हल्फ उठाते हुए जो बातें करता है, क्या वो सारी बातें पूरी कर पाएंगे? हाँ, ये है कि बात बड़े पैशनेट किस्म के हमारे यहाँ अहदेदार आते हैं, बड़े कमिटेड भी होते हैं। हम क्यों किसी को ये डाउट करें कि उनके अच्छे इंटेंशंस नहीं हैं। लेकिन बात आपका जो सवाल है वो ये है कि जो कम से कम आप इतनी बड़ी एम्बिशियस बात कर देते हैं, एक बहुत बड़ा एक आप एजेंडा यानी करते हैं बयान कि जी मैं ये मिशन अचीव करूँगा, चलो उसमें उनका गुड इंटेंशन तो यही है कि ये चीज़ें हम कम से कम रिजॉल्व कर लें। कुछ चीज़ जैसे 50,000 केसों की भी उन्होंने बात की, हम यहाँ क्या लेने बैठे हैं, आवाम से तनख्वाह लेते हैं, इल्तबा हुए जाता है। और इस तरह आवाम को भी एक गिला तो है कि सिलेक्टिव जस्टिस टाइप है, कुछ चीज़ें चल रही वो, और वो ये है कि जी कहीं ना कहीं से कोई इशारा आ जाए। फैसला महफूज के बारे में भी तो कॉमन परसेप्शन क्या है? कॉमन परसेप्शन तो ये है कि जी इसमें कोई ना कोई कहीं पे पैगाम रसानी हो रही होती है, कहीं से कोई कोऑर्डिनेशन करके एक वो उस ब्रांच का मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि वो टैबू है आप पे भी और मुझ पे भी, कि जहाँ पे ये कुछ उसे मिलता जुलता ही होता है, वो उसका लीगल का लफ्ज भी उसमें आ जाता है, ठीक, और कुछ इस तरह का अहदेदार का नाम भी आ जाता है मिला जुला। तो वहां पे जाके कुछ इस तरह के माहिरीन कानून भी बैठे होते हैं, लेकिन उनकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कानून नहीं होती, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ उनकी माइट होती है। ठीक, तो चूंकि हमारे मुल्क में ये मामला हैं, वैसे कादी फायद ईसा साहब ने जो बाकायदा फैजाबाद धरने का जो केस है वो भी एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंट सेट की, और ये बताते खुद मैं समझता हूँ। मैं आपके पास वापस आऊंगा, ये बात का यहीं से आगाज दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। आदिल साहब ने मैं ज्वाइन किया है। आदिल साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का। जी थैंक यू। मेरे साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें अपनी बात। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ जो आपका सवाल दूसरा आया कि ये जो फुल कोर्ट बैठा, पहले तो फुल कोर्ट का बैठना भी बताते खुद क्योंकि हमारे दैट वाज वंडरफुल, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हम हमेशा सुनते आ रहे थे, एक परसेप्शन बन चुकी थी कि जिस तरह फुल कोर्ट होना तो एक अनहोनी बात है, जजेस अवेलेबल ही नहीं होंगे, कभी 15 जस्टिस अवेलेबल ही नहीं होंगे टू सिट इन दैट। और वन पॉइंट पे हमने देखा कि जस्ट एक कॉल के बाद 15 के 15 जस्टिस अवेलेबल थे। वही सो फुल कोर्ट की आपस में ब्रदर जजेस की गुडविल का एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज गया कौम को। दिस इज वेरी गुड। यस, उसका ये तो हरगिज मतलब नहीं है कि सबकी सोच या इंटरप्रिटेशन ही एक होगी, बिल्कुल ऐसी, लेकिन ये है कि कौम ने देखा कि जिन लोगों ने हमारी तकदीरों के फैसले करने हैं, कम से कम उनमें वो निफाक नहीं है। ठीक, मैं तकसीम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सर एक बड़ी नेगेटिव अप्रोच थी कि शायद और चीज फुल बेंच बन ही नहीं सकता, अवेलेबल ही नहीं होंगे, फुल कोर्ट, फुल बेंच और चीज होती है ना। यस, फुल कोर्ट, फुल बेंच तो 3 मेंबर होता है ना जी, तो या 5 मेंबर या लार्जर होता है, वो तो मेरे भाई बैठे हैं छोटे, ये बता भी देंगे। जी जी। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन किया। देखें, दौर ऑप्टिक्स का भी है, ऑप्टिक्स डू मैटर इन लाइफ। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट की सतह पे, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं मैं कहता, क्योंकि तमाम ब्रदर जजेस ने इस पे अग्री किया कि कम से कम ये कंट्रोवर्सी है कि जी फलां बंदियाल कोर्ट है, माजी में डोगर कोर्ट है, इस तरह की बातें होती रही ना, तो कम से कम अब कोई ये तो नहीं कह सकेगा ये कादी ईसा कोर्ट है। ये तो जब फुल कोर्ट बैठ गया विद ऑल दी स्ट्रेंथ जी, जो इस प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसकी, तो ये कम से कम कंट्रोवर्सी तो खत्म होगी जी। अब जाके ये लोग अपने आप को समझते हैं कि अवाम ही इज द सुप्रीम पावर। जो देखें दुनिया में सच क्या है वो तो बात की बातें हैं। ठीक, दुनिया में आप एथेंस में चले जाए, रोम में चले जाए, सेनेट बैठती थी, वो कहते इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ रोम, इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ एथेंस। पीपल डू मैटर। अगर उनके साथ इंसाफ किया जाए तो कम से कम तासुर अच्छा गया, मैं समझता हूँ एक इम्पैक्ट बड़ा अच्छा पॉजिटिव गया, कि लोगों में अब एक होप आई कि यहाँ जजेस अब ये बात भी कर रहे हैं खुल के टेलीविजन के ऊपर। टेलीविजन मीन पब्लिक, पब्लिक के सामने है कि भाई हम 50 बड़ा प्रेशर है लाइव जाने का, हमें फिक्र है। आप समझते हैं सर लाइव जाने का बड़ा प्रेशर होता है, वो नजर भी आया कल जब फर्स्ट टाइम सारी प्रोसीडिंग लाइव गई है, तो फिर हर कोई कॉन्शियस था वहां। इस तरह लोगों को लगा कि जजेस भी समझ रहे हैं कि हम अवाम के आगे अकाउंटेबल हैं। बिल्कुल, आई एम नॉट सेइंग अकाउंटेबल बिफोर सम अदर ओहदेदार, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को ये महसूस हुआ। लोग तो के मरे नहीं, अगर मरे हुए लोगों को अगर उनकी तकदीरों के फैसले करने वाले लोग एक अच्छा तासुर देने पहले दिन ही, ठीक, तो एक इट्स अ गुड स्टार्ट आप कह सकते हैं। यानी कि आपकी
आपका बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइन इधर सेट हो गई है, आपकी टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, टीम के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। उमर अजहर खान साहब आई कम टू यू नाउ। और जिस तरह से हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आता ही एक दबंग फैसला, इससे पहले भी वो पूरे दबंग जस्टिस रहे और बड़ी टफ सिचुएशंस फेस की उन्होंने, बड़ा कुछ फेस किया और फिर इतने वाइज हैं कि वो कुछ मैसेजेस डिलीवर करते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी हल्फ बर्दारी के ऊपर उनकी स्पाउस साथ थी और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, हाउ डू यू सी इट सर? कि यहाँ पे ज़ाहिर है जो हमने देखा एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग इट और ये हमेशा होना चाहिए क्योंकि अवाम के लिए इंसाफ प्रोवाइड करना अदालत का काम है। अदालतों ने अवाम को इंसाफ प्रोवाइड करना है। क्या अब हमें अदालतें उस डायरेक्शन में जाती नज़र आ रही हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पूरे मुल्क में सब चीज़ों को काम करवाया जाए, रूल ऑफ लॉ हो यहाँ पे हर तरफ? सर उम्मीद तो यही है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ द सुप्रीम बुक बाय लॉ और वही कोर्ट्स को कस्टोडियन है और उसको कोर्ट को फॉर्म करती है और सारा उस पे अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन हर कोर्ट ने काम करना है, बाय जो बुक है जो प्रोसीजर कह रहा है उसको लेके चलना है। एंड येस इट इज़ दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट के आवाम को रिलीफ देना और उनकी जो परेशानी है उसको सुनना और समझना और उसके अकॉर्डिंगली उनको फ़ैसला दे के उनको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर फाइज जो ऑनरेबल जस्टिस हैं फाइज ईसा साहब जी, अगर जैसे उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग में कहा कि मैं ये सारा कुछ करूँगा और जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं और सारा कुछ किया है, अगर ही सेइंग कि ही विल डू इट, कि इट डजंट मीन कि वो सारा कुछ ओवरकम कर लेंगे अपने टेन्योर में, बट सम व्हाट ही विल एंड ही कैन। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव सो। लेकिन ये कि यहाँ पे अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट चल रहा है, मतलब कल कोशिश की गई कि कल ही शायद उसका कुछ फैसला सुना दिया जाए, किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचा जाए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने भी आउट ऑफ कंट्री जाना था, कुछ और मामला थे, लिहाजा 25 सितंबर की डेट दे दी है तमाम फरीकैन को कि अपने जवाब जमा कराएं। नहीं सर 25 सितंबर की डेट दी है तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराने की और इसकी समाअत 3 अक्टूबर को, हाँ समाअत ठीक है, इसकी समाअत 3 अक्टूबर को होगी। और क्या लगता है आपको सर ये किस केस में, मतलब थोड़ा सा इसकी परसेप्शन में चाहूँगा आपसे कि व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये इसके हक में फैसला हो गया तो कितना इम्पैक्ट आएगा बाकी केसेस के ऊपर जो यहाँ पे कुछ और केसेस चल रहे हैं, जिस तरह नैब तरामीम का केस था। यानी इस टाइम पे आवाम के लिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर 50 करोड़ तक की करप्शन जायज़ करार दे दी गई नैब तरामीम के थ्रू। क्या वो दोबारा से अगर उसकी अपील में चले गए या उसको रिवर्ट कर दिया गया या फिर से वही मामलात हुआ कि जब एक 13 जमातों के गुलदस्ते ने आके अपने आप को खुद से रिलीफ दिया और नैब को टुथलेस किया था, क्या वो दोबारा होता नजर आ रहा है हमें इस केस के अंदर? नो सर, उमर से नहीं, इस केस में ऐसा होता नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये बेसिक अगर इसकी फेवर में भी फैसला हो गया तो भी ऐसा नहीं होगा। नहीं, वांटेड स्ट्राइक डाउन दैट केस। जहाँ तक मैं उसको जितना मैंने उसको फॉलो अप किया केस को और देख रहा हूँ, आज लास्ट भी ईसा साहब फाइज जस्टिस साहब की देखी है, उसमें ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा कि वो इसको होने देंगे या इससे प्रोसीड करेंगे। ही विल indulge in more debates and more क्या कहते हैं नॉलेज कि ऐसा होना है कि नहीं होना है, कि होना चाहिए, कि अभी इस पे और डिबेट बाकी होना है, जो जिस वजह से ये आगे अर्जेंट हुआ है। और लेकिन बार बार हमें नजर आया कि चीफ साहब जो है वो इसरार कर रहे थे एक बात के ऊपर कि अगर आप मुझे पावर्स देंगे भी तो भी मैं नहीं लूँगा, मैं वो अथॉरिटीज़ लेके उस तरह से नहीं चाहूँगा मुझे मिलें, क्योंकि ये अवाम का टैक्स पेयर की बड़ा उन्होंने बात की और इस तरह महसूस हो रहा था कि टैक्स पेयर के लिए उनके दिल में बड़ा दर्द है और वो चाहते हैं उनके लिए कुछ काम करना। सर, तो वो बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव। दर्द होना एक अच्छी बात है। आप एक सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए हो, यूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और आवाम के लिए दर्द रखना इट्स अ नाइस थिंग, बट आपको जो पावर्स दी जा रही हैं वो आपको नहीं दी जा रही। इट इज़ नॉट बीइंग गिवन टू इंडिविजुअल ओनली काजी फायज ईसा साहब को नहीं दी जा रही। इट इज़ बीन गिवन टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हु इज़ एन बिग एंटिटी इन पाकिस्तान। ही इज़ सेकंड टू नन, ही इज़ नॉट नन अदर टू देन पावर्स आर नन अदर टू देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन पाकिस्तान जिसको ये पावर्स दी जाती हैं। दीज पावर्स आर नॉट फॉर के टू शो ऑफ
कि मैं जाके उसका शो ऑफ करूं, उसकी नुमाइश करूं, वो इसलिए दी जाती हैं, दे आर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इंसर्जेंसीज और इनसिक्योरिटीज दैट आर एवरीवेयर इन आवर कंट्री, टू बी ऑनेस्ट। जो हमारे मुल्क में इस वक्त इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो ऑब्वियसली आपके जो बड़े एंटिटीज़ हैं, बड़ी फिगरीज़ हैं, उन्हीं को आके ज़्यादातर वो हिट करती हैं। दे वांट देम कि वो इस तरह इनके बगैर फिरें, और उसके ताकि असरात आपको बाद में आहिस्ता आहिस्ता नज़र आते हैं, उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता नज़र आए बाद में हमें। आदिल भट्टी साहब, वेलकम टू यू नाउ सर। यहाँ पे डॉलर दिन ब दिन नीचे आता जा रही है, डॉलर की कीमत, रुपया तगड़ा होता जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक इनिशिएटिव जो आर्मी चीफ्स ने लिया था, 10 पॉइंट एजेंडा, जिसमें करप्ट लोगों का क्रैकडाउन होगा इस मुल्क के अंदर। हम देख रहे हैं रोजाना कि पावर सेक्टर हो तो वो भी रोजाना, पावर सेक्टर ने आज तक कह दिया कि हमने 4 अरब 10 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। उसके अलावा बहुत से ऐसे टैक्स चोर थे, बहुत से ऐसे बिजली चोर थे जिनका हमने क्रैकडाउन किया है, और दिन ब दिन ये होता जा रहा है। सिमिलरली द क्रैकडाउन ऑफ करेंसी एक्सचेंजर्स, मनी एक्सचेंजर्स, और बहुत से, यानी आज की बात अगर करूं तो उन्होंने कहा है कि निशानदेही हो गई है बहुत से ऐसे घरों की जो मनी एक्सचेंजेस ने बताए हैं, जहां पे ऐसे लग रहा है कि बहुत से फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी को जखीरा किया गया उन घरों पे, और अब उनका भी क्रैकडाउन होगा। तो इसलिए क्या है डॉलर में कमी आती जा रही है, और मजीद कमी आने की क्या 250 तक डॉलर के आने की सूरत हाल कोई आपको नजर आ रही है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी सही आप कह रहे हैं। ये है कि ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एड टाइप की एक्टिविटीज़ हैं कि जो हमारी इकॉनमी को जो इस वक्त जो मैयर्स जो ले रहे हैं। तो बाकी ये है कि ये इससे पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है कि जब भी कोई नया सेटअप आता है, चाहे वो आर्मी के अंदर चेंज आती है या गवर्नमेंट के अंदर चेंज आती है, जुडिशरी के अंदर चेंज आती है, तो ये इनिशियली तो ऐसे स्टेप्स नजर आते हैं कि शायद ये कोई बहुत पॉजिटिव हमारे इकॉनमी के लिए वो इसके इम्पैक्ट आएंगे, कुछ होगा। लेकिन हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसे चलेंगी आगे, पॉलिसी मेकिंग में इन चीज़ों का आगे क्या पार्ट प्ले होगा। अभी जिस तरह सारे दोस्त जो बात कर रहे थे खास तौर पे जुडिशरी के हवाले से, तो थोड़ा सा मैं मतलब ये बात करना चाहूँगा कि जुडिशियल एक्टिविटीज़म की हम एक लहर देख चुके हैं इससे पहले। जो सो मोटो फॉर्म ऑफ जस्टिस था उसको हम देख चुके हैं। तो अभी शायद कोई नई कोई एक वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें जो है वो कोई कॉस्मेटिक टाइप की कोई ऐसा कोई फेस पेश किया जाएगा जुडिशरी का, या क्या है इसके पीछे मोटिव, क्या है, क्या ये क्या फेस सेविंग है, या क्या है, ये किस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं। इंसाफ जो है बेसिकली वो होता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक ना जो कि आप दिखाएं कि जी हम आके और वो टीवी के ऊपर लाइव हो रही हैं चीजें, वो जनरल पब्लिक को तो समझ ही नहीं आ रही कि वो डिबेट करना क्या चाह रहे हैं, उसके आर्गूमेंट्स क्या हैं। सर शुरू में हमने देखा कि ये सारा एक हमारी नेटिव लैंग्वेज में नहीं था, अंग्रेजी में चला वो पूरा मामला, और शायद 95-96% लोगों को तो वैसे ही अंग्रेजी कम समझ आती है इस मुल्क के अंदर, एंड कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वैसी अंडरस्टैंडेबल नहीं थी। लेकिन बाद में उर्दू लैंग्वेज पे भी ट्रांसफर हुए इन दी एंड, और मेरा ख्याल है कि आइंदा अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग होंगी मीडिया पे तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ आने के हवाले से कुछ इसमें बेहतरी होती जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये कहने का ये मकसद है कि इन चीज़ों से तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास फर्क पड़ने वाला है हमारे जुडिशरी के निज़ाम के ऊपर होगा। इसमें बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बहुत क्या कुछ करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि अगर उनको टैक्स पेयर का पेन है तो टैक्स पेयर्स के लिए जो FPR के अंदर क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, आया वो भी जुडिशरी लेकर आएगी, FPR के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएगी। मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर है इस वक्त पाकिस्तान का जो पूरा सिनेरियो चल रहा है। जिनका जो काम है करने वाला वो काम वो कर नहीं रहे, दूसरे की जगह आके तो कोई और अदारा काम कर रहा है, उस अदारे की जगह कोई और अदारा के काम कर रहा है। इस पाकिस्तान में हो क्या रहा है? हमें बताया गया था कि शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है, और अब जो चीजें जो सामने नजर आ रही हैं वो तो 100% ही नजर आ रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, कोई डिफॉल्ट से बचा नहीं है। क्योंकि जो आपकी इकोनॉमी जो है, आपका डॉलर, आपका पेट्रोल, कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। आप आर्टिफिशियल के जरिए जो है वो ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जी हम कंट्रोल कर रहे हैं, डॉलर को नीचे ला रहे हैं। इन मैयर से डॉलर कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकेगा। कि आप समझ रहे हैं कि 250 तक आ जाएगा, बिल्कुल इनक्रेडिबल, इम्पॉसिबल है। इस ग्राउंड के साथ, जिस ग्राउंड के साथ हमारी इकॉनमी आगे चल रही है, हमारे सारे सेक्टर्स बंद हो चुके हैं। हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है, जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो क्या में लाई गई थी, उसके लिए जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इतने $multi-billion आ रहे हैं पाकिस्तान में, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो सारे कहाँ गए? उनके ऊपर क्या अभी ये छापे मार के अगर किसी मतलब जाके तो कहीं से वो पैसे बरामद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आया इससे हमारी इकॉनमी से ठीक है, मतलब ये मेरे से। लेकिन आदिल साहब जाहिर है यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत बड़ा पैसा वो है, बहुत बड़ी फॉरेन करेंसी ऐसी है जो लोगों ने डंप की हुई है, और लोगों ने यहाँ पे जखीरा की हुई है ब्लैक मनी की सूरत में और बहुत सी सूरत के अंदर, और फिर वो लोग अप्रिशिएट होते हैं इस बात पे जब उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होता, उनके सर पे जब किसी का हाथ होता है। तो ये इट इज अ गुड स्टेप ना सर जो हो रहा है।
नहीं बेशक है सर, मैं ये कहूंगा कि देखें वो ठीक है, मैंने कहा ना कि ठीक है इसका इम्पैक्ट एक अच्छी बात है कि आप वो कर रहे हैं कोशिश, लेकिन बेसिकली ये है कि आप ऐसा क्यों पॉलिसी नहीं लेकर आ रहे कि जिन लोगों ने डॉलर्स रखे हुए वो खुद आपको बाय ला के दें। कोई ऐसी पॉलिसी लाने की जरूरत है ना, ये तो नहीं है कि आप छापे मार के सारे डॉलर्स बरामद कर। लेकिन पहले कुछ सख्ती होगी, कोई क्रैकडाउन होगा तो लोग आएंगे ना, अदरवाइज तो आप लोगों को लाख कहते रहे, लोग फिर भी पैसा नहीं लेके आएंगे। जब लोगों को समझ आएगी कि हमारे रास्ते बंद हो रहे हैं और रास्ते बंद होंगे तो लोग भागेंगे फिर पैसा देने के लिए। व्हाट डू यू थिंक? सर जब आप इजीली पॉलिसी अनाउंस करके कुछ ऐसा मेजर्स ला के, जब मुख्तलिफ इनको ऑफर्स हो चुकी हैं, मुख्तलिफ जो लोगों ने जाके इनको वॉलंटियरली अपने पैकेजेस बताए हैं कि किस तरीके से आप डॉलर को बाहर निकलवा सकते हैं, ठीक है, आपको मुख्तलिफ ऐसे ऐलानात करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है कि डॉलर खुद बाहर आए। आप इस तरह छापे मार के डॉलर बाहर नहीं निकाल सकते। आप मतलब 5% कर लेंगे, 10% लोगों के पास बहुत वेज हैं पैसों को बाहर भेजने के। हर रोज के हिसाब से आप जितना मर्जी क्रैक डाउन करके देख लें, पैसा और तेजी से मुल्क से बाहर जा रहा है। ठीक, इस तरीके से आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। सर अनदर स्टेप जो डिजिटल करेंसी है, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब काम कर रहा है डिजिटल करेंसी के ऊपर, ताकि जितना भी ये लोगों का जखीरा किया हुआ लोग हैं जो नहीं भी किसी भी तरह से निकालना चाहते अपना पैसा, डिजिटल करेंसी इज रियली गोइंग टू हेल्प इट अप कि यहाँ पे लोग जो है पैसे अपने जिन्होंने डंप किए हुए वो उस तरफ कन्वर्ट करें। हाउ डू यू थिंक जो स्टेट बैंक काम कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर डिजिटल करेंसी, क्योंकि इससे पहले हमने सुना था जो डिजिटल करेंसी की मार्केट थी, ई करेंसी, क्रिप्टो के नाम से बहुत सी चीजें हम सुनते थे, वो बैंड थी पाकिस्तान के अंदर और आज तक भी बैंड ही है। लेकिन अब जब स्टेट बैंक जिस तरह चाइना के अंदर एक करेंसी है उनकी और उस ई करेंसी पे वो चल रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू द देयर लोकल जो येन है, चाइनीज येन है, इसी तरह पाकिस्तान में रुपए के इक्वल एक डिजिटल करेंसी होगी, लेकिन उससे कितना इंपैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर? देखिए मैंने ये याद की कि जब तक हम बुनियादी मसाइल को नहीं समझेंगे, डिजिटल करेंसी को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, इस वक्त भी आप समझ लें कि हमारा 80% जो पाकिस्तानी है वो बैंकिंग सेक्टर से बाहर है। ठीक है, आपका जो मतलब है कि एक जो आपका बैंक है वो मोबाइल अपनी ऐप जब वो लॉन्च करता है, आप किसी भी बैंक के उनके जो अदाद शुमार देख लें तो आपको बैंक्स के अंदर मैक्सिमम आपका जो ऐप के ऊपर जो कन्वर्ट हुआ मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर कस्टमर है वो 20 to 25% है। ठीक, लोकल जो बाकी जो पाकिस्तानी है वो इलिटरेट है, उसके पास तालीम की कमी है, उसके पास इंटरनेट की कमी है, उसके पास सोर्सेज की कमी है। उनको कैसे आप मतलब ये क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं, कौन सी डिजिटल करेंसी को पाकिस्तान के कितने परसेंट एरिया को, ये जो इन्होंने जो रेशियो निकाली है वो कह रहे हैं कि 80% हम जो है पेपर करेंसी पे चलेंगे जो ऑलरेडी हमारी इंट्रोड्यूस्ड है और 20% हम डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब ये इनका पहला इनिशियल इन्होंने सोचा, लेकिन वो आया 20% कैसे लेके जाएंगे। 20% एक बहुत बड़ा पोर्शन है हमारी इकोनॉमी का, उसके अंदर इनको मतलब जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए पता नहीं इनको कौन ये आइडियाज दे रहा है। चाइना के साथ ये कंपेयर कर रहे हैं, चाइना 100% अपने आप को डिजिटलाइज करेंसी के ऊपर बाकी चीजों के ऊपर वर्किंग करके उनकी इसके ऊपर 30 से 40 साल की वर्किंग है। हम अभी जो एसबीपी मतलब हमारा जो अदारा जो उन्होंने जो पीछे रखा है जो डिजिटल करेंसी जो लेकर आ रहे हैं, उन्होंने इस बेसिक के ऊपर गौर नहीं किया कि हमारे मुल्क के ऊपर कितने हमारे लोग हैं जो ऑलरेडी जो आपके जिनको इंटरनेट सर्विसेज जो अवेलेबल हैं, आपके कौन कौन से एरिया हैं, वो कैसे आप उनको कवर करेंगे। डिजिटल करेंसी जो है उसके भी अंदर जब क्रिप्टो करेंसी जो है वो टोटली एक डिफरेंट चीज है। हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जिस तरह रास्त है, जिस तरह हमारे टेलीनॉर में और यूफोन में इजी पैसा और जैस कैश है, जो जैस कैश वगैरह यूज हो रही है, ये डिजिटल की टाइप है, ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है पाकिस्तान में, ये प्रैक्टिसेस हो रही है। लेकिन वो कितने परसेंट हमारे लोग हैं, इजी पैसा भी लोग यूज कर रहे हैं इस वजह से कि आपको वो विद इन 1 to 2 मिनट्स आपको पैसा डिलीवर हो जाता है, आप वो फौरी तो जाके आउटलेट से कैश करवा लेते हैं। तो ये जो डिजिटल फॉर्म ये करना चाह रहे हैं, ये डिजिटल फॉर्म में आपके पास पैसा इन हैंड नहीं आएगा, ये आपको इसी तरह डिजिटल फॉर्म में आगे ट्रांसफर करना है। तो इस फॉर्म के लिए आपको कितना बेसिक होम ग्राउंड की जरूरत है, ये क्या है, मतलब इन चीजों में बहुत ज्यादा होमवर्क की जरूरत है। पाकिस्तान अभी इन चीजों से बहुत पीछे है। हमें बेसिकली अपने लोगों के लिए जो हमारे चलते हुए सेक्टर्स थे, जो हमारे सेक्टर जिस तरीके से हमारा स्पोर्ट्स का सेक्टर था, हमारा इलेक्ट्रिक का सेक्टर था, हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर था, हमारे जो मैंगो है, हमारी राइस है, हमारी कॉटन है,
इन चीजों के ऊपर जो हमारे सेक्टर्स चल रहे थे उसके ऊपर आपने क्या पॉलिसीज लेकर आए हैं? आपके सारे सेक्टर बंद पड़े हैं। जब तक आप अपनी मुल्क की इकानमी को इन ग्रास रूट लेवल के ऊपर ले जाके मेजर चेंजेस करके लोगों को रिलीफ मुहैया करके इकानमी को नहीं चलाएंगे, ये आर्टिफिशियल मेजर से या कॉस्मेटिक मेजर से आप इस मुल्क की इकानमी को नहीं संभाल सकेंगे। हमें जो हम ये क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल्ड इकानमी के जरिए चलाना चाह रहे हैं, ये चलाना चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी का सेक्टर चले। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ जी एग्रीकल्चर चले, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर चले, हम चाहते हैं कि आईटी सेक्टर चले। ऐसा नहीं होगा। जो सेक्टर चाह रहे हैं आपको हर सेक्टर के अंदर जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। जो सेक्टर चाह रहे हैं उसके अंदर आपको रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, उनको रिलीफ देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप चलते हुए सेक्टर्स को रोक के और आप देखें कि ये सेक्टर हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है, ये सेक्टर हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में होता है कि जो सेक्टर चल रहा होता है उसके लिए रिलीफ मुहैया किए जाते हैं, उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। हमारे चलते सेक्टर्स के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगा दी हैं। अभी जो लेटेस्ट जो बजट आया उसके अंदर देखें हमारा सबसे अच्छा जो सेक्टर जो पाकिस्तानों को ओवरसीज पाकिस्तानी का फेवरेट सेक्टर है, पाकिस्तान के जो लोकल पाकिस्तानी है उनका फेवरेट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है। पूरी दुनिया ने अपनी इकॉनमी जो है रियल एस्टेट के ऊपर शिफ्ट कर दी है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर शिफ्ट कर दी है। आप देखें सऊदीया में कितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मल्टी बिलियन डॉलर्स का एक एक प्रोजेक्ट वो लेकर आ रहे हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, पूरी दुनिया से लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं। उनकी अपनी कंपनीज भी और फॉरेन से करेंसी कंपनीज आके उनके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रही हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं नहीं इसमें सैंक्शन लगा दो, इसमें सैंक्शन लगा दो, इसमें एफबीआर को ले आओ, इसमें टैक्स लगा दो। अपने हम जो हमारे जितने हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए हम कोई पॉलिसी लेकर नहीं आए। टैक्स जो ऑलरेडी हमारे जो फाइलर्स थे उनके लिए हम कोई रिलीफ रिड्यूस हमने नहीं करवाया। जो नॉन फाइलर्स थे उनके ऊपर हमने डबल पेनल्टियां डाल दी। नहीं, कोई पॉलिसी हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। इन पॉलिसी के साथ कभी भी आप अपनी मुल्क की इकानमी को मजबूत कदमों पर खड़ा नहीं कर सकेंगे। मजबूत नहीं कर सकेंगे। मियां सैफुर रहमान साहब, आपने बातें सुनी आदिल भट्टी साहब की, और जिस तरह से वो कह रहे हैं जी जी कुछ बहुत सारे हमारी वीकनेसेस लूप होल्स जो है पॉइंट आउट किए हैं। वैसे दुनिया में अब कामयाब मॉडल तो लेसर गवर्नमेंट का है ना, लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक अजीब अजाब है कि हम ग्रेटर गवर्नमेंट या ग्रेटर रेगुलेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम रिजल्ट्स वाकई नहीं ले पाते। ठीक, क्योंकि वाकई वो बात है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन और सस्टेनेबल पॉलिसीज और कंपेटिबल पॉलिसीज, आई मीन कंपेटिबल विद योर सिचुएशन। जैसे हम चाइना में 4-5 मरतबा गया, मैं एक दफा प्राइम मिनिस्टर के साथ गया, उनकी गवर्नमेंट के अभी रिसेंटली भी गया जी। तो वो हमें कहते हैं, मैं कहते हैं जी डू यू हैव अ कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम? कम्युनिस्ट पार्टी तो है। वो कहते हैं हमारे पास 8 सब पार्टीज भी हैं। ठीक, दे गो अप टू द ग्रास रूट्स लेवल, वहां से हमें फीडबैक आता है, नीचे से भी लोग ऊपर आते हैं और एक पूरा मैकेनिज्म है। बट वी डू थिंग्स, हालांकि वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुकी है, उसमें बड़े बड़े प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी हैं वहाँ अरबों के, और वो कहते हैं जी वी डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ये बिल्कुल बड़ी साहब ने सही कहा है। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम तो आज तक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। आज हम उठ के खड़े हो जाते हैं, मैं कहता हूँ जी वाकई मुझे तो ये सेक्टर पसंद है, इसको कर लें। जो लोग बाख्तियार हैं, आपने इब्तदाइये में बड़ी अच्छी बात की, इख्तियार तो कोई छोड़ता नहीं। आपने कहा जी वो आखिरी मिनट तक इख्तियार के लिए वो कोशां थे जी, उन्होंने कहा 14 अगस्त को मुझे झंडा उठाने थे। वो जनाब नहीं, वो आखिरी सांस तक थे, आखिरी सांस तक, आखिरी मिनट वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक, मुझे मैं एक बात बताएं कि अभी तो कुछ डिजिटलाइजेशन हुई है लैंड रिकॉर्ड की, रेवेन्यू रिकॉर्ड की। पटवारी अभी भी बड़ा पावरफुल है। मुझे एक सर्विंग जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, 3 स्टार जनरल, ठीक, उनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, कहें तो मैं कह भी दूंगा, कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। वो मुझे कह रहे हैं सैफ साहब बात सुने, मेरी जमीनों पे पटवारी मेरे साथ हाथ कर जाता। वो कहते हैं कि यानी कि वो और ये कंसेप्ट देखो ना, मिसकंसेप्शन पे पूरा मुल्क चल रहा है। अब पटवारी कह रहे थे हमें जी मेरा लिखा हो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रद्द कर सकता। जी बिल्कुल भाई, आफ्टर ऑल ये एरोगेंस, ये ह्यूब्रिस, ये प्राइड जो है, ये आर वी सर्विंग दिस नेशन? क्या मैं सिविल सर्वेंट होके या कोई भी सर्वेंट होके, तो जैसे यहाँ पे आप जजेस ने सवाल उठाया, बात तो मेरे छोटे भाई ने अच्छी की है जी, कि बात तो बहुत बड़ी है, अब हम कर भी पाते नहीं, बुनियाद तो खैर रख दी गई, ठीक, लेकिन वाकईतन अगर हम कभी सोचते थे कि यार अगर मेरे साथ इंसाफ तो सिर्फ अदालतों में नहीं ना होता, पटवारी भी इंसाफ करता है, SHO भी इंसाफ करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस से बात शुरू होती है ना। बिल्कुल, जब आपके साथ इनजस्टिस होता है तो फिर आप बड़े फोरम पे जाते हैं, ऐसे ही अदालती फोरम पे। बिल्कुल, जो माजी में पंचायतें होती थी जी, वरना कोशिश ये की जाती है कि स्टार्टिंग विद द पुलिस स्टेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वहां पे सेटल किया जाए। मैं समझता हूँ कि ADR भी होना चाहिए, खैर वो तो बाद की बातें, वो तो खैर और डिटेल्स में हम चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लेसर गवर्नमेंट भी नहीं कामयाब, स्ट्रिक्टर गवर्नमेंट भी नहीं कामयाब,
तो बात मुझे आदिल भट्टी साहब की अच्छी लगती कि इंसेंटिव वाइज भी करें, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करें। सर इंसेंटिवाइज तो करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुल्क में डंडा होना बहुत जरूरी है। डंडा तो मैं कहता हूँ तो किसी तौर पे माफी ना करें ना। ठीक। आप देखें एक बंदा क्योंकि इशारा छोड़ के छोटी सी बात ऐड करूंगा, आपकी गाड़ी में आगे हिट करता है। चाइना के जो चीफ जस्टिस हैं और वहाँ पे जो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट चाइना के अंदर है, वहाँ के चीफ जस्टिस ने एक बड़ी क्लियरली बात की और उन्होंने कहा कि जो करप्शन है हाँ, ये कत्ल से बड़ा गुनाह है। ठीक है। यानी कत्ल के अंदर आप एक शख्स को कत्ल करते हैं और जो करप्शन करने वाले लोग हैं ये कई हजार लोगों का, कई लाख लोगों के हिस्से के पैसा खाते हैं और मईशत को तबाह करते हैं, बेड़ागर करते हैं। इनको कातिल से भी संगीन सजा देनी चाहिए और इनको ओपनली इनको सजाएं मिलनी चाहिए। तभी हमने देखा कि चाइना के अंदर वहां पे उनका निजाम ठीक है, सिस्टम ठीक है। ऑल दो वहां करप्शन फिर भी होती होगी, कुछ ना कुछ जरूर होती होगी सर, जरूर होती होगी। लेकिन जब मेन क्रैकडाउन हुआ तो मुल्क ठीक होना शुरू हुआ। हमें उसी मॉडल की जरूरत है इस मुल्क के अंदर भी। जब तक आप एक सिस्टम बनाएंगे उसके साथ टारगेट, सर यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम बनाते हैं। देखें पार्लियामेंट का हमारे यहाँ ये सूरत हाल है कि खुद ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज सुन लें। हाँ। वो कहते हैं कि सबसे बड़े टैक्स चोर टोबैको इंडस्ट्री के इस पार्लियामान के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं। नहीं आप चलो मैं एक और ऐड कर देता हूँ जी। चौधरी सरवर साहब जब गवर्नर थे जी तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया एक्सक्लूसिव, जी, वो मैंने फिर छाप दिया। पहले तो उन्होंने मुझे रोका, ठीक। उन्होंने कहा साहब साहब अगर हकीकत में बताऊं, मैं यूके से आया हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहला जी। मुस्लिम पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल। अगर वहां के लॉज यहाँ अप्लाई हो जाएं तो पाकिस्तान की सारी पार्लियामेंट अंदर होगी, सारी पार्लियामेंट अंदर हो। मैंने कहा जी ये यानी कि जो नेब अमीन का मामला हुआ है, पार्लियामेंट के सारे जो मेन लोग टेलीकास्ट कर दूं। ठीक। उन्होंने कहा ना ये ना करें। मैं कहा जी ये मैंने जरूरत करनी है, अब आप कह चुके हैं तो आप पीछे ना हटें। ठीक। वो मैंने कर दिया। बाद में उनका फोन शोन आ गया खैर मुझे कि आपने अच्छा नहीं किया। मैं कहा लेकिन आपने बात तो हकीकत क्या दी, बात हकीकत की है। तो ये है कि वो चीजें हैं, लेकिन बट आफ्टर ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। हमने चीजों को रेक्टिफाई भी तो करना है ना, चीजों को रेक्टिफाई बैठ सकते ना कि बहुत झंडा भी जरूरी है। मैं कानून है यहाँ पे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और मैं कहता हूँ जी कानून तमाम कवानीन मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, कोई फैसला आता है आप देखें लोग मानते नहीं है। अभी अपने भाई को मेरे ले लें, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, एक वाइडर मिसट्रस्ट इंस्टीट्यूशनल जो है ना वो बहुत खतरनाक है। ठीक। मैं यूके के कोर्ट में थ्रू वीडियो लिंक एक टेस्टिफाई कर रहा था मैं, तो मैंने जज साहब को मुखातब हो गए कहा, वहां के जो अंग्रेज जज थे कि योर ऑनर के मुझे यूके पुलिस से कुछ ये एतराजात हैं। तो जज साहब डायरेक्ट मुझसे मुखातब हो गए, प्रोसिक्यूशन वगैरह सब को छोड़ के। ठीक। तो कहेंगे मिस्टर रहमान तो यूके की पुलिस की तो दुनिया मुतरिफ है, यानी कि वहां इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट देखे म्यूचुअल। ठीक। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पुलिस में भी काली बेड़े हैं, हमारे औरतदारों में भी हैं, लेकिन एक वो ट्रस्ट जितना वाइडर होता जाएगा, ठीक, तो ये जब तक वो एक कोहेसिवनेस नहीं पैदा होगी, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जबरदस्त असूल है, लेकिन हमारे यहाँ तो वो कोहेसिवनेस फिर भी नहीं ला सका ना, अमला नहीं ला सका। उमर अजहर खान साहब, कोशिश की जा रही किसी भी तरह से मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। यहाँ पे अभी रिसेंट पास्ट कुछ एग्जांपल्स हमने देखी हैं जहाँ पे आइन की बालादस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आइन को रोंदा गया। और जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स करते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग सिलेक्ट होकर आते हैं वो सब सेल्फिश होते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए कोई शख्स काम नहीं करता, अपने मफाद की तरमीम करते हैं। यानी इन दी एंड अभी लास्ट अगर देखें जो 13 जमातों का गुलदस्ता आया था, होना तो ये चाहिए था, जो अवाम से वादे करके आए थे कि हम तजर्बाकार लोग हैं, हम आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, ये रिलीफ प्रोवाइड करते। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का और मुल्क की इकोनॉमी का और हर चीज़ का। जो सो कॉल्ड हम डिफॉल्ट से बचाने लगे हैं, क्या मुल्क डिफॉल्ट से बचा जहाँ पे किसी शख्स की जेब में पैसे ही ना रहे हों? क्या मुल्क डिफॉल्ट से बचा होगा? क्या सूरत हाल है आज हमारे मुल्क में, हर कोई जानता है। लेकिन ये जब खुद लोग कहते हैं कि इस पार्लियामेंट में बैठे मेंबर्स चोर हैं, फिर पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन और ऐसी पार्लियामेंट जिसमें ऑपोजिशन ही नहीं थी, जो अपोजिशन लीडर था वो आज खुद वो सीवी दे के बैठा हुआ था साबिका वजीर आजम को और आज ज्वाइन कर चुका है उन्हें, ये हकीकत थी उस पार्लियामेंट की। तो वहां पे की गई लेजिस्लेशंस को क्या इस तरह से मानना चाहिए? बिलाल साहब, पहले तो इसमें एक चीज़ आपकी एक ऐड करता जाऊंगा जी, कि टीवी पे घर पे बैठ के या अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के कह देना कि महंगाई है और हमें खाने को नहीं मिल रहा या कुछ नहीं मिल रहा, ये बहुत आसान है, ये हर बंदा कह सकता है और हर बंदा कहता है। ठीक। अगर आज आप अभी यहाँ अनाउंस कर दें बिलफर्ज फॉर एग्जांपल कि जी कल बसंत है इस मुल्क में, तो आप बाज़ारों में रश, दुकानों पे रश, होटलों पे रश, मॉल्स में रश, ठीक, पैसा है अवाम के पास, सब कुछ है, तो ये वो सब कुछ अफोर्ड कर रहे हैं। आज आप अभी MM आलम रोड पे चले जाएं,
आपको कोई ऐसा होटल जो है वो खाली नहीं मिलेगा। So that is just the 10% you're talking about. नहीं, आप उससे लोअर चले जाएं, आप फैसल टाउन चले जाएं, आप राजगढ़ चले जाएं, रिवाज गार्डन चले जाएं, वहाँ पे जाके देखें आप टेम्पल रोड चले जाएं, वहाँ पे जो इटरी की दुकान शॉप है वो कोई ऐसी शॉप नहीं है जो कि एम्प्टी नहीं पड़ी होगी, तो मार्केट एम्प्टी नहीं पड़ी होगी। उमर साहब, we are talking about the rest of 80%. सर आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ, अब जिसकी जेब में रेस्ट ऑफ 80% की जेब में, जिसकी जेब में एक मोबाइल फ़ोन है एंड इज अफोर्डिंग द इजी लोड एवरी डे कि मेरे मोबाइल में 100 रुपये का कार्ड करा दें और मेरे मोबाइल में 500 रुपये का लोड कर दें डेली बेसिस पे, तो इसका मतलब है कि ही इज अर्निंग इनफ कि वो ये एक्स्ट्रा एक जो एक्टिविटी में, सर मोबाइल फोन इज नॉट एन एक्स्ट्रा लग्जरी, सर इट इज अ लग्जरी। 100 रुपए का लोड सर मोबाइल कीपिंग एंड मोबाइल फोन, सर कीपिंग ए मोबाइल फोन एंड कीप एंड एंजॉयिंग इट इज एन एक्स्ट्रा लग्जरी में आता है ये मोबाइल फोन कोई आपकी उसमें एसेंशियल्स में नहीं है, ये लग्जरी है। मोबाइल फोन मजबूरी बन चुका हुआ है, इंटरनेट भी मजबूरी बन गया है और आम कॉलिंग करने के लिए फोन के बगैर गुजारा नहीं है। सर मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, अभी मैं रास्ते में किसी बंदे को अपॉइंट करके आया हूँ एंड आई नीड अ फोन फॉर दैट। इस शो के बाद मेरे पास फोन नहीं होगा तो क्या मैं खत लिख के भेजूंगा उस शख्स को, या आई हैव टू गो टू हिम किसी एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए? ये हमारी मजबूरी है और ये इट इज नॉट एन एक्स्ट्रा लग्जरी। यहाँ पे बात हो रही है 80% अवाम की। मैं आपको वही बता रहा आ रहे हैं जिस रेट पे अवाम पेट्रोल डलवा रही है, जो कुछ सर इस अवाम को देखिए, मालम रोड के रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, जो बाकी सर मैं आपको क्या बीत रही है सर हमारी इस अवाम को ना हर चीज चाहिए, उससे चाहिए से मुराद ये है कि कह देना कि पेट्रोल महंगा हो गया है। कभी आपने इस महंगाई के बाद, इस सब चीजों के बाद पेट्रोल पंप का बाइकआउट होते हुए सुना है कि हमने पेट्रोल नहीं डालना? कौम नहीं बन रहे हैं हम, पेट्रोल फिर भी डाल रहे हैं। आज बात पे एहतजाज नहीं करना चाह रहे हैं, यानी आपको हमें ये महसूस हो रहा है अगर अवाम में तकलीफ नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये लोग एहतजाज पे नहीं आ रहे, ये इकट्ठे नहीं हो रहे, तकलीफ इसलिए नजर नहीं आ रही कि वो अफोर्ड कर रहे हैं। आप आज पेट्रोल 1000 रुपए लीटर भी कर देंगे तब भी ये आपको पेट्रोल पंप पर लाइन लगा के खड़े होंगे कि कल शायद पेट्रोल नहीं मिला, पहले टैंकी फुल करा लो। आदिल भट्टी साहब, कि आपको भी ये लगता है सर कि यहाँ पे यही हालात है कि अवाम बड़ी अमीर है, बड़ा पैसा लोगों के पास, लोग कोई नहीं भूख से मर रहे और 332 रुपए लीटर पेट्रोल भी लोगों को बड़ा आसान लग रहा है डलवाना और सब कुछ करना बड़ा आसान है। 4 गुना महंगाई हो चुकी है, आज हर चीज महंगी तरीन हो चुकी है इस मुल्क के अंदर, जो शायद आज हाईएस्ट प्राइस के ऊपर है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अवाम अभी भी बड़े खुश हैं और वो दे कैन अफोर्ड इट, एवरीबॉडी। अब देखिए बात को थोड़ा सा अगर मतलब उस तरह करके देखें ना कि जिस तरह अभी भाई बात जो कहने की कोशिश कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा अगर आगे लेके जो एक्सप्लेन करूं कि देखें मिसाल के तौर पे रिटेल इंडस्ट्री या अभी पाकिस्तान में कोई भी आउटलेट आती है जिस तरीके से लाइनें लगती है, सब कुछ ये क्या है कि हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है उसकी चॉइस क्या है कि वो चाह रहे हैं कि वो अच्छा कपड़ा पहने, वो अच्छे नजर आए, ठीक है, उनके पास हाथ में अच्छा मोबाइल हो, उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बाइक हो। अगर ये हमारी प्रायोरिटीज हैं, अगर हम समझते हैं कि हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं, हम अपने बच्चों को अच्छी सेहत का कोई म्यार उनके लिए बनाएं, हम उनको अच्छी डाइट दें, हम उनको हेल्दी फूड दें, हम उनको फ्रूट दें, हम अच्छी चीजें दें, हम उनको मीट दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो अच्छे नजर आए, वो अच्छे कपड़े पहने, तो ये हमारी पाकिस्तानी कौम की साइकी अगर नेचर है तो हमें इसको फिर इस तरीके से देखना चाहिए ना कि मिसाल के तौर पर आपकी रिटेल इंडस्ट्री अगर अच्छा चल रही है, आप उसके लिए क्या मतलब है कि रिलीफ लेकर आ रहे हैं? आया ऐसा है कि आप उनके लिए बिजली में कोई रिलीफ दे रहे हैं, आप उनके लिए किसी और चीज में कोई सेटिंग, उनको जो जनरल सेल टैक्स में कोई रिलीफ दे रहे हैं कि चले जी जो इंडस्ट्री चल रही है उसको चलने दें। मिसाल के तौर पे आपका मतलब जो भी आप अगर आपका मोबाइल है, आपकी मोबाइल इंडस्ट्री अगर अच्छा चल रही है, आपके पाकिस्तानी अवाम की प्रायोरिटी है कि जी हमारे पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास मोबाइल का बैलेंस हो जाना चाहिए, अच्छे अच्छे पैकेजेस होने चाहिए, उसके अंदर आप क्या, आप तो उसको ओवर बर्डन करते चले जा रहे हैं। आपने बिजली के बिल कहां पे ले गए, दुकानें बंद करने पे लोग मजबूर हो गए हैं, ठीक है, मतलब कहने ये है कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जिस रेट पे आज यूनिट हो गया, बिजली की जो कॉस्ट हो गई है, नोबडी कैन अफोर्ड इट। यहाँ पे आप किस तरह कंपेयर करेंगे कोई किसी के पास जिसके पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, आज वो परेशान है एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेके कि मैं कैसे बनाऊंगा, प्रोडक्शन कैसे करूंगा मैं? सर रिटेलर को रिलीफ देने की जरूरत है ना, वही मैं बात करूं कि अगर रिटेल इंडस्ट्री चाह रही है, जिस तरह भाई मेंशन कर रहे हैं कि जाएं बाजारों में लोग हैं जी, आपको आवाज आ रही है मेरी आदिल साहब?
ओके, देयर इज सम डिस्टॉर्शन। मियां साहब, जी। आपकी तरफ मैं आऊँ अगर सर, क्या आपको भी ये लगता है कि अवाम बड़ी खुश है, अवाम के पास पैसे हैं और कोई मसला नहीं है, यहाँ पे अफोर्ड करते हैं, 1000 रुपये लीटर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? सर मुझे तो बड़ा फर्क पड़ा है इन गुज़िश्ता 17 माह के अंदर, जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जो महंगाई थी। देखिए, महंगाई ने बहुत डिस्टर्ब किया है। किचन जो है वो किचन तकरीबन बहुत सस्ता होता था किसी जमाने में। हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर जितने भी होते थे उनमें किचन इतना ज्यादा अनअफोर्डेबल या इतना पेनफुल नहीं होता था। बिल्कुल। अब किचन ही इतना ज्यादा ओवर पावर कर गया। चीनी 200 रुपए हो गई है, जो कभी सोचा नहीं था। वो मैं कहता हूँ कि जब आप घरों में, मेरा ख्याल लड़ाइयाँ, लेकिन ये गिला मुझे भी है जो मेरे छोटे भाई को है कि मेरा दफ्तर आपके बिल्कुल करीब है, इधर अखबार का और सामने हमारा चैनल है। जी जी। तो हम एक जगह से दूसरी जगह गुजरने के लिए मुझे 10 मिनट चाहिए, वो फासला सिर्फ 30 सेकंड का। आदिल भाई अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। मुझे सिर्फ यही कहना है कि हमारे मुल्क में आप कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं चला सकते। जो इंडस्ट्री चल रही है उसके लिए रिलीफ दें। जो इंडस्ट्री, आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए कि ये इंडस्ट्री चलनी चाहिए, ये इंडस्ट्री नहीं चलनी चाहिए। रिटेल इंडस्ट्री चल रही है तो क्यों चल रही है, मोबाइल इंडस्ट्री चल रही है तो क्यों चल रही है, मोबाइल के ऊपर टैक्स डबल कर दो, दुकानदार के ऊपर जो बिजली का बिल का बोझ बढ़ा दो, इससे ज्यादा रेवेन्यू आ जाएगा। ये तरीका नहीं, आप इसे कभी भी अपनी इकोनॉमी के जो अंदर प्रॉब्लम है उनको कैटर नहीं कर सकते। आपको रिलीफ देना है चलते हुए बिजनेस के अंदर। मेरा सिंपल मैसेज यह है कि जो बिजनेस चाह रहे हैं उनको आप रिलीफ दें, उन पे आप फोकस करें कि कौन सा बिजनेस है जो अच्छा चल रहा है, उसके अंदर आप रिलीफ लें। आप अपनी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, यानी कि नहीं ये सेक्टर हमें पसंद नहीं है, इस सेक्टर को नहीं चलना चाहिए, इस सेक्टर को चलना चाहिए, ऐसे ये इकोनॉमी मुल्क की कभी भी नहीं चलेगी। ये सिंपल एंड शॉर्ट मैसेज। उसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूं कि हुकूमत अभी IMF से मुज़ाकरात कर रही थी अवाम में बिजली के बिलों में 6 अरब रुपए के रिलीफ देने के लिए। आज की पावर सेक्टर की मैं आपको बता रहा हूं, जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, 4 अरब 10 करोड़ की रिकवरी कर ली है इन्होंने उन बिजली चोरों से जो बिजली चोरी कर रहे थे, जिन्होंने कुंडे डाले हुए थे। और अभी देयर इज अ लॉट मोर टू गो। यानी बेज़ाब्तगियों की बात की जाए तो 1087 अरब की, 919 अरब की ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही थी कि यहां पे 2500-2600 अरब यानी तकरीबन 3000 अरब रुपए की बिजली इस मुल्क के अंदर चोरी होती है, बेज़ाब्तगियां होती हैं। और पावर सेक्टर खुद मुलव्वस है बहुत सी ऐसी खरीदारी के मामलों के अंदर, बड़ा कुछ है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है। यानी इंस्टेड ऑफ आप IMF से मुज़ाकरात करें या कुछ और करें, अवाम को रिलीफ इन चीजों को ठीक करके दिया जा सकता है। उमर साहब, कमिंग बैक टू यू, और मैं थोड़ी सी बात चाहूंगा परवेज इलाही साहब का जो केस है उस मामले के ऊपर कि अदालती हुक्म के बावजूद पेश ना किया गया, फिर कंटेम्प्ट लग गई IG साहब के ऊपर, फिर IG साहब ने एज ए रूटीन दोबारा से अपोलोजाइज किया और अपने आप को कंटेम्प्ट से बचा लिया, निकल गए वहां से। आज की फिर प्रोसीडिंग अगर देखी जाए तो नैब को यानी परवेज इलाही साहब के केस में किसी केस में गिरफ्तार करने से मुतालिक जो नैब की अपील थी उसको नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया है और कहा है कि नैब चूंकि मुतासिरा फरीक नहीं है इसलिए उसको अलाउ नहीं किया गया और उसकी जो अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। क्या समझते हैं परवेज इलाही साहब, बाहर निकल पाएंगे या फिर से कोई दोबारा मामला होगा कि चौधरी साहब को अंदर ही बैठना पड़ना है अभी? और तो टाइम विल कम कि वो आएंगे बाहर, और ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। कितना टाइम? अकॉर्डिंगली जो उनके केसेस उन पे जो बने हुए हैं उनको जब वो फेस अप कर लेंगे उसमें जो FIRs हैं उन पे जितनी भी हुई हैं, अब ऑब्वियसली एक हर FIR में अरेस्ट होता है और होना है, उसमें एक 24 आवर्स का टाइम होता है कि विद इन 24 आवर्स द बॉडी ऑफ अ पर्सन को अदालत में अरेस्ट करने के बाद पेश करना है और उसको अरेस्ट होना ही होना है। और बेहतर ये है कि हाइड एंड सीक पुलिस के साथ खेलने से बेहतर होता है कि आप अपना अरेस्ट दे दें, क्योंकि इवेंचुअली पुलिस ने आपको ढूंढ लेना है फॉर वट एवर मीन्स, जैसे मर्जी हो। और जो ऑन द पुलिस के पार्ट पे जो कंटेम्प्ट हुआ है कि जब एक अदालत ने ऑर्डर किया आपको कि उनको उनके घर तक छोड़ के आओ और आप आके ये क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं कि जी रास्ते में दूसरी पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया, ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, इट इज स्ट्रेट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। और वो पुलिस ने ही किया है एंड पुलिस इज द आंसरेबल टू द कोर्ट, क्योंकि उसने उनकी जजमेंट को मानने से इनकार किया। इसमें कोई पिटिशनर नहीं होता, इसमें कोई एग्रीव नहीं होता, इसमें सिर्फ डिसओबेयंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है जिसका कंटेम्प्ट लगती है ऑन द इंस्टीट्यूशन जो उसको उस वक्त इन वर्किंग होती है। अब इस वक्त पुलिस ने किया है तो दैट मीन्स कि पुलिस पे कंटेम्प्ट है और वो आएंगे, आके पेश करेंगे अपना, आके बताएंगे कि हमने ये क्यों हुआ हमसे गलती और ये हमसे क्यों भूल चूक हुई। अगर वो इसमें फेल होते हैं तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू इट,
कि जी वो नहीं बता सके और सारा कुछ नहीं इसके हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मियां सैफुर रहमान साहब, आई हैव लास्ट फ्यू मिनट्स, मैं चाहूँगा जो हमने देखा कि जस्टिन ट्रूडो ने कल पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया और कहा कि जो वो एक सिख की मौत हुई थी वहाँ पर और उसमें इंडिया डायरेक्टली मुलव्वस है, उसके बाद हालात ख़राब हो गए। यानी भारत का वो मकरू चेहरा आज फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ कि हमेशा इल्ज़ामात लगाने वाले, दहशतगर्दी करने वाले, और उसके बाद खालिस्तान की तहरीक ने फिर से जोर पकड़ लिया भारत के अंदर। और अब वो जो, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट वो शख्स थे और उनका कत्ल करवा देना, जिसमें भारत के मुलव्वस होना, जस्टिन ट्रूडो साहब का कहना बड़े सीरियस एलिगेशन। देखें, ये बहरहाल उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस हद तक असर्ट किया है खालिस्तान वालों ने। ठीक। अभी चंद दिन पहले मेरे साथ एक टीवी इंटरव्यू पे आई वाज इंटरव्यूइंग भाई जोगा सिंह, वो यूके बेस्ड हैं, ठीक। वो खालिस्तान मूवमेंट के वन ऑफ द स्पीयर हेड्स। ठीक। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी खौफनाक बातें बताई। उन्होंने कहा कि जनाब तिहाड़ जेल और उनकी, जिसे हम कहते हैं ना मच्छ जेल, फलानी जेल, जी, जी, जी। मियां वाली जेल, बिल्कुल। जो उनकी खौफनाक तरीन जेलें हैं। जी। उन्होंने कहा कि साहब साहब ऐसी ऐसी जेलों में 10-10, 15-15 साल से हमारे लोग बैठे हुए पड़े हुए हैं, जेलों में गल सड़ रहे हैं। मैं कहता वेयर गो देयर सिस्टम ऑफ जस्टिस। कहता सर यही तो हम बात कह रहे हैं कि वहां जस्टिस सिस्टम इज हैंड इन ग्लव विद द स्टेट ऑपरेसर्स। और कहता कि हम अगर आपको पूरे फैक्ट्स एंड फिगर, जाहिर है एक टीवी प्रोग्राम में तो नहीं दे सकते, ठीक, लेकिन अगर हम आपको भेजें तो इतनी स्टेट ऑपरेशन जो है खौफनाक है। और आप देखें, हमें एक गिला मीडिया पर्सन होने के नाते उनके मीडिया से है, ठीक, कि जहां जहां वो स्टेट ऑपरेशन कर रहे हैं, मीडिया इज यूजुअली होस्टाइल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे, कंट्रोल्ड मीडिया वहां पे। लेकिन वहां पे मीडिया जितना भी है वो ठीक है, बाकी स्कैंडल स्कूंडल अनर्थ करता है वो सोशल लेवल पे या अदर लेवल पे छोटी मोटी, लेकिन स्टेट ऑपरेशन में दे आर हैंड इन ग्लव विद। तो ये चीजें तो वहां चल रही है ना। और अगर जुडिशियल सिस्टम ही हैंड इन ग्लव है, यानी प्रीडोमिनेटली, ये तो नहीं मैं कह सकता कि तमाम जजेस, वहां बड़े बड़े जीरक, बड़े बड़े ऑनेस्ट अपराइट जजेस भी हैं, लेकिन अगर ये चल रहा है, बाबरी मॉस्क का भी तो आपके सामने है ना इशू। तो ये चीजें आप देखें, उनके एक होम मिनिस्टर ने कह दिया था कि दिस मैन मस्ट बी ब्रॉट टू इंडियन जस्टिस। बट हाउ कैन यू क्लासीफाई जस्टिस इनटू इंडियन जस्टिस, इनटू पाकिस्तानी जस्टिस? जस्टिस तो बेस्ड ही होता है ऑन द एडिफिस ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, एग्जैक्टली, ऑफ इक्विटी, एगैलिटेरियनिज्म। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा मैनेज्ड जस्टिस है, शायद इसलिए वो कह रहे होंगे। ठीक, ये ग्वांटानामो बे टाइप जस्टिस है। तो ये उसमें ऑपरेशन जो है वो वही देखे ना, कश्मीर में क्या हो रहा है, विडोज, हाफ विडोज कितनी है, विडोज कितनी है, ऑर्फन्स कितने हैं, मैस ग्रेव्स मिली हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत जो सोल्जर है वो जज भी है, यानी जुल्म की इंतहा हो रही है। सोल्जर जो है ही कैन मेक एनीवन डिसअपीयर फॉर एनी इंडेफिनिट पीरियड। वो तो वैसे जज भी है, सोल्जर भी है। भारत मजबूत भरपूर मजालिम ढा रहा है कश्मीरियों के ऊपर भी, सिखों के ऊपर भी, पूरे पंजाब में, और एक खालिस्तान एक राइट के लिए बात की इस तरह के। और वो सिख उनका सिविलियन सर सिटीजन था उनका, उसने कहा कैनेडियन सिटीजन के साथ ही जो कनाडा में उनका इन्फ्लुएंस काफी है खालिस्तान के लोगों का। और वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन अब वो हद से ज्यादा आगे चला गया, तो दैट डे इज नॉट फार अवे कि जब हम ये फ्रीडम अटेन कर लेंगे। बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब आपका, बहुत शुक्रिया उमर आज़र खान साहब आपका, आदिल भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।